जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल मनी वेद स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं दो अनोखे यात्री की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जब दो अनजान लोग एक ऐसे रास्ते पर मिलते हैं जो नक्शों में कहीं दर्ज नहीं होता, तब वो केवल एक रास्ता नहीं रह जाता, वो समय, किस्मत और आत्मा की परीक्षा बन जाता है। उस सुबह आसमान का रंग कुछ अजीब था। न पूरा नीला, न पूरी तरह धूसर, जैसे किसी ने दो अलग अलग भावनाओं को मिलाकर ऊपर फैला दिया हो। हवा में एक हल्की सी ठंडक थी जो शरीर से ज्यादा मन को छू रही थी। पहाड़ियों के बीच से निकलता वो कच्चा रास्ता सामान्य नहीं था। उस पर न कोई मील का पत्थर था, न दिशा बताने वाला बोर्ड। वो बस चला जा रहा था, जैसे खुद भी नहीं जानता हो कि उसे कहाँ पहुंचना है। पहला यात्री उस रास्ते पर बहुत सोच समझकर कदम रख रहा था। उसका नाम आदित्य था। उम्र लगभग 30 के आसपास। आंखों में एक ऐसा सन्नाटा जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो लेकिन किसी से कहा ना हो। उसके कंधे पर लटका बैग भारी नहीं था, पर उसके भीतर भरे सवालों का वजन उसे झुकाए हुए था। वो शहर से भागा नहीं था, बल्कि खुद को ढूंढने निकला था। पीछे छूट चुकी जिंदगी, अधूरी इच्छाएं और वो एक फैसला जिसने उसे इस अनजान रास्ते पर ला खड़ा किया था। आदित्य हर कुछ कदम पर रुककर चारों ओर देखता। पहाड़ चुप थे, पेड़ स्थिर, और फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसे देख रहा हो। उसे कई बार लगा कि शायद वो गलत दिशा में आ गया है, लेकिन फिर भीतर से एक आवाज उठती, अगर ये रास्ता गलत होता तो तुझे यहां तक लाता ही क्यों। कुछ दूर आगे उसी रास्ते पर दूसरा यात्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसका नाम मीरा था। चाल में थकान थी, लेकिन आंखों में जिद। उसके बाल बिखरे हुए थे, जैसे हवा से लड़ते लड़ते थक गए हों। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसे वो बार बार अपने सीने से लगाकर चलती, जैसे उसमें उसकी पूरी दुनिया बंद हो। मीरा इस रास्ते पर किसी खोज में नहीं आई थी। वो तो किसी से बचकर निकली थी, बीते हुए कल से, टूटे हुए रिश्तों से और उस सच्चाई से जिसे स्वीकार करने की हिम्मत अभी उसमें नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि आगे जाना है। पीछे मुड़ने का मतलब था फिर से वही दर्द, वही सवाल, वही बेबसी। रास्ता धीरे धीरे संकरा होता गया। पेड़ों की छाया गहरी होने लगी और हवा में किसी पुराने रहस्य की गंध तैरने लगी। तभी एक मोड़ पर अचानक दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं। कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। आदित्य ने पहले मीरा को देखा, उसकी आंखों में छिपी थकान और फिर भी न झुकने वाली चमक। मीरा ने आदित्य को देखा, उसका शांत चेहरा और भीतर दबा हुआ तूफान। दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, लेकिन उस एक नजर में बहुत कुछ कह दिया गया। ये रास्ता आगे जाता है। मीरा ने चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में हल्की झिझक थी, जैसे सवाल से ज्यादा ये एक स्वीकारोक्ति हो। आदित्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, शायद, या फिर जहां हमें जाना चाहिए वहां। मीरा ने यह सुनकर उसे गौर से देखा। आप भी नहीं जानते? नहीं, आदित्य ने साफ कहा, लेकिन कभी कभी न जानना ही सबसे ईमानदार शुरुआत होती है। मीरा हल्का सा हंसी। वो हंसी दर्द से निकली थी, पर उसमें राहत भी थी। तो हम दोनों एक जैसे हैं, अजनबी और मंजिल से बेखबर। दोनों कुछ कदम साथ साथ चले। शुरुआत में शब्द कम थे, लेकिन खामोशी भारी नहीं लग रही थी, जैसे रास्ता खुद उनकी ओर से बोल रहा हो। पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं बहते पानी की आवाज और पैरों के नीचे कंकड़ों की हल्की चरमराहट, सब मिलकर एक अजीब सा संगीत बना रहे थे। आदित्य ने महसूस किया कि इस अनजान लड़की की मौजूदगी उसे हल्का कर रही है। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन पहली बार उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अकेला है। मीरा भी भीतर ही भीतर कुछ बदलता महसूस कर रही थी। इतने दिनों बाद किसी अजनबी के साथ चलना उसे सुरक्षित लग रहा था, बिना किसी सवाल, बिना किसी अपेक्षा। अगर ये रास्ता हमें कहीं नहीं ले गया तो? मीरा ने अचानक पूछा। आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि हम चल सकते हैं। रुकना हमारी मजबूरी नहीं है। मीरा ने डायरी को और कसकर पकड़ लिया। उसे लगा जैसे ये रास्ता सिर्फ आगे नहीं जा रहा, बल्कि उसके भीतर भी उतर रहा है। हर कदम के साथ कोई पुरानी परत खुल रही है। रास्ते के किनारे एक सूखा हुआ पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं आसमान की ओर फैली थीं, जैसे कोई सवाल पूछ रहा हो। दोनों वहीं रुक गए। न जाने क्यों आगे बढ़ने से पहले ठहरना जरूरी लग रहा था। आदित्य ने पेड़ को देखते हुए कहा, कुछ रास्ते हमें बदलने के लिए होते हैं, मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं। मीरा ने उसकी ओर देखा, और कुछ मुलाकातें? आदित्य ने उसकी आंखों में झांका, शायद वही रास्ता बन जाती हैं। हवा अचानक तेज हो गई, पत्तियां उड़ने लगीं, और उस अनजान रास्ते पर दो अजनबी अब पूरी तरह अजनबी नहीं रहे। उन्हें अभी नहीं पता था कि आगे क्या है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि ये साथ कितना लंबा चलेगा, लेकिन इतना जरूर था कि जिस पल वो मिले थे, उसी पल से ये रास्ता सिर्फ एक कच्चा रास्ता नहीं रहा था। ये शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो धीरे धीरे उनके अतीत, उनके डर और उनकी सच्चाई को सामने लाने वाली थी।
और ये रास्ता, जो नक्शों में दर्ज नहीं था, अब उनकी कहानी लिखने लगा था, कदम कदम। सूरज ढलता है, लेकिन इस गांव में कुछ और ही डूबने लगता है। जैसे जैसे पहाड़ियों के पीछे सूरज सरकने लगा, रास्ते की रोशनी बदलने लगी। सुनहरी किरणें फीकी पड़ती गईं और उनकी जगह एक अजीब सी तांबई छाया ने ले ली। आदित्य और मीरा अब काफी देर से साथ चल रहे थे। बातचीत बीच बीच में टूटती, फिर किसी साधारण से वाक्य से दोबारा जुड़ जाती। पर उस शाम शब्दों से ज्यादा उनके कदम बोल रहे थे। रास्ता अचानक चौड़ा हुआ और सामने एक छोटा सा गांव उभर आया। मिट्टी के घर, खपरेल की छतें और चारों ओर फैला एक अजीब सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो डराता नहीं था, बल्कि भीतर खींचता था। गांव के बाहर एक टूटा हुआ लकड़ी का फाटक था, जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। बस कुछ पुराने निशान, जैसे किसी ने कभी कुछ लिखना चाहा हो, फिर रुक गया हो। मीरा ने धीमे से कहा, "ये गांव अजीब है, जैसे किसी और समय से निकल आया हो।" आदित्य ने चारों ओर नजर दौड़ाई। या फिर समय ही यहां आकर रुक गया हो। गांव में घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि हवा भी अलग है। शहरों की तरह भागती नहीं, पहाड़ों की तरह ठहरी हुई। घरों के दरवाजे खुले थे, लेकिन बाहर कोई नहीं दिख रहा था। न बच्चे, न बूढ़े, न जानवरों की हलचल। बस कहीं कहीं से चूल्हे की बुझती हुई आग की गंध आ रही थी। उनके कदम अपने आप धीमे हो गए। मीरा की उंगलियां अनजाने में अपनी डायरी के पन्नों पर फिरने लगीं। उसे लगा जैसे ये जगह उससे कुछ जानती है, कुछ ऐसा जो उसने खुद से भी छुपा रखा है। तभी एक घर के बरामदे में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सफेद दाढ़ी, आंखों में गहरी झील सी शांति। वो उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे उनका इंतजार कर रहा हो। आदित्य ने आगे बढ़कर नम्रता से कहा, "नमस्ते, क्या हम यहां रात गुजार सकते हैं? रास्ता अनजान है।" बूढ़े ने बिना मुस्कुराए सिर हिलाया। "रात तो यहां सबको गुजारनी ही पड़ती है।" उसकी आवाज में कोई चेतावनी नहीं थी, फिर भी मीरा के भीतर एक हल्की सिहरन दौड़ गई। "गांव का नाम क्या है?" मीरा ने पूछा। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, "नामों की जरूरत बाहर की दुनिया को होती है। यहां बस लोग होते हैं और उनका समय।" ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ और इशारे से उन्हें भीतर आने को कहा। घर के अंदर मिट्टी की दीवारें थीं, जिन पर पुराने चित्र उकेरे गए थे। कुछ अधूरे चेहरे, कुछ चलते हुए लोग और कुछ ऐसे दृश्य जिन्हें पहचानना मुश्किल था। दिया जलाया गया और उसकी लौ अजीब तरह से स्थिर थी, जैसे हवा का उस पर कोई असर ही न हो। मीरा ने धीरे से आदित्य के पास कहा, "क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि यहां घड़ियां नहीं चलती?" आदित्य ने सिर हिलाया। "हाँ, जैसे हर पल एक ही पल हो।" उन्हें भोजन दिया गया, सादा, लेकिन स्वाद ऐसा जैसे बहुत पुराना हो। खाते समय कोई बोल नहीं रहा था। बाहर अंधेरा गहरा गया था, पर गांव में कोई रात जैसा एहसास नहीं था। न झींगुरों की आवाज, न दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की, बस एक गहरी फैली हुई चुप्पी। खाने के बाद बूढ़े ने कहा, "यहां जो आता है वो अपने साथ कुछ छोड़ जाता है।" मीरा ने चौंक कर पूछा, "क्या?" बूढ़ा उसकी आंखों में देखने लगा। "वही जो उसे सबसे भारी लगता है।" आदित्य को लगा जैसे ये शब्द सीधे उसके भीतर उतर गए हों। उसे अचानक अपने अतीत की परछाइयां दिखने लगीं। वो फैसला, वो नुकसान, वो अपराध बोध। मीरा भी बेचैन हो उठी। उसकी उंगलियां कांपने लगीं और उसने डायरी खोल ली। उसमें लिखे शब्द जैसे उसे घूर रहे हों। रात, अगर इसे रात कहा जा सके, धीरे धीरे और गहरी हो गई। उन्हें एक कमरे में ठहराया गया। दिया बुझा दिया गया, लेकिन अंधेरा पूरी तरह नहीं आया। खिड़की से हल्की सी धूसर रोशनी छनकर अंदर आ रही थी, जैसे चांद भी यहां रुक गया हो। मीरा बिस्तर पर बैठी रही। "आदित्य," उसने धीमे से कहा, "अगर हम सुबह यहां से निकल न पाए तो?" आदित्य ने कुछ देर सोचा। "तो शायद हमें वो देखना होगा जिससे हम भागते आए हैं।" उसके शब्दों ने कमरे को और भारी कर दिया। मीरा ने आंखें बंद कीं, लेकिन नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे गांव की दीवारें उसकी सांसों को गिन रही हों। कहीं दूर से हल्की सी आवाज आई, शायद किसी के कदम, या शायद समय की। आदित्य भी जाग रहा था। उसने महसूस किया कि इस गांव में रुकना महज संयोग नहीं है, ये जगह उनसे कुछ मांग रही है। और सुबह, अगर यहां सुबह होती थी, तो कुछ बदलने वाला था। बाहर कहीं दिया फिर जला। बूढ़े की आवाज गूंजी, बहुत धीमी लेकिन साफ, "जो यहां ठहरता है वही आगे बढ़ता है।" मीरा ने करवट बदली। उसकी डायरी खुली रह गई थी और एक खाली पन्ना हवा से फड़फड़ा रहा था। उस पन्ने पर कुछ लिखना था, शायद उसका डर,
शायद उसकी सच्चाई। इस गांव में सूरज ढल चुका था, लेकिन आदित्य और मीरा के भीतर कुछ और डूबने लगा था। वो पुराना बोझ जिसे वो इतने समय से ढोते आ रहे थे, और उसी डूबने के साथ कहीं बहुत गहराई में किसी नई सुबह की हल्की सी आहट भी जन्म ले रही थी। दोनों साथ हैं, पर एक की कहानी अधूरी है और खतरनाक भी। गांव में सुबह आई या नहीं, ये कहना मुश्किल था। बस इतना हुआ कि अंधेरा थोड़ा हल्का पड़ गया। दिए की बुझी हुई लौ के निशान अब भी दीवारों पर कांपते दिख रहे थे, जैसे रोशनी गई हो पर उसका असर नहीं। आदित्य की आंख खुली तो उसे लगा कि उसने पूरी रात पलक तक नहीं झपकाई। समय जैसे यहां सोता नहीं था, जागता भी नहीं था, बस ठहरा रहता था। मीरा खिड़की के पास बैठी थी। बाहर वही धूसर उजाला फैला था, न सूरज न छाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। आदित्य ने उसे देखा तो लगा जैसे वो रात भर किसी लड़ाई से गुजरकर लौटी हो। नींद नहीं आई? आदित्य ने पूछा। मीरा ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, नींद आई थी, पर सपने बहुत ज्यादा थे। आदित्य कुछ कहना चाहता था, लेकिन रुक गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस साथ में भी कुछ दीवारें हैं, अनदेखी, अनकही। दोनों गांव से बाहर निकल आए। वही बूढ़ा आदमी फाटक के पास खड़ा था, जैसे उसने पहले से जान लिया हो कि वे जा रहे हैं। जो ढूंढने आए थे वो मिला? बूढ़े ने पूछा। मीरा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। आदित्य ने कहा, शायद अभी नहीं। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जिसमें रहस्य ज्यादा था। तो रास्ता अभी बाकी है। वे गांव से निकल पड़े। जैसे ही आखिरी घर पीछे छूटा, आदित्य को लगा कि उसकी सांस थोड़ी आसान हो गई है, पर उसी के साथ एक बेचैनी भी थी। ये जगह कुछ छोड़ गई थी, या शायद कुछ ले गई थी। रास्ते पर चलते हुए मीरा असामान्य रूप से चुप थी। आदित्य ने कई बार उसकी ओर देखा। उसकी डायरी आज खुली नहीं थी, बल्कि उसके बैग में गहरी छुपी हुई थी, जैसे वो उससे भी कुछ छुपा रही हो। मीरा, आदित्य ने आखिर कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो और नहीं भी? मीरा रुक गई। पहाड़ियों के बीच खड़ी हवा उसके बालों से खेल रही थी। उसने आदित्य की ओर देखा, सीधे, बिना झिझक। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमने मुझे सब बता दिया है? ये सवाल अचानक था। आदित्य को जैसे किसी ने भीतर से पकड़ लिया हो। उसने नजरें फेर लीं। मैंने कभी कहा कि मैंने सब बता दिया? मीरा ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, नहीं, लेकिन तुम्हारी खामोशी बहुत बोलती है। कुछ पल दोनों के बीच भारी हो गए। आदित्य ने महसूस किया कि ये रास्ता अब सिर्फ बाहर का नहीं रहा। यहां हर कदम के साथ भीतर के दरवाजे खुल रहे थे, और कुछ दरवाजे ऐसे थे जिन्हें वो बंद ही रखना चाहता था। वे फिर चल पड़े, लेकिन अब साथ होने के बावजूद दूरी थी। आदित्य के भीतर एक पुराना दृश्य बार बार उभरने लगा। एक रात, तेज बारिश, एक फैसला जो पल भर में लिया गया था, और उसका अंजाम। उसने कभी किसी को पूरी सच्चाई नहीं बताई थी, क्योंकि वो सच्चाई सिर्फ दर्दनाक नहीं थी, वो खतरनाक थी। मीरा को भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे आदित्य पर भरोसा था, फिर भी कहीं न कहीं एक डर था। उसे लग रहा था कि ये आदमी सिर्फ खुद से नहीं, उससे भी कुछ छुपा रहा है, और वो छुपा हुआ सच इस यात्रा को बदल सकता है। दोपहर जैसा कुछ हुआ, अगर यहां दोपहर होती थी। रास्ते के किनारे एक पुराना पत्थर पड़ा था, जिस पर समय की लकीरें साफ दिख रही थीं। वे वहीं बैठ गए। हवा में एक भारीपन था, जैसे तूफान आने वाला हो। तुम इस रास्ते पर क्यों निकले? मीरा ने अचानक पूछा। आदित्य ने जवाब देने में देर की, क्योंकि पीछे रुकना मुमकिन नहीं था। और अगर आगे कुछ और भी बुरा निकला तो? आदित्य ने उसकी ओर देखा। तो भी चलना पड़ेगा। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनसे भागा नहीं जा सकता। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। उसे पहली बार वहां डर दिखा, गहरा, दबा हुआ। उसने आगे नहीं पूछा, लेकिन उसका मन बेचैन हो उठा। उसने महसूस किया कि आदित्य की कहानी में कोई खाली जगह है, और वही सबसे खतरनाक हिस्सा है। रास्ता फिर बदलने लगा। पेड़ घने हो गए, और रोशनी कम। दूर कहीं बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। मीरा ने अपने शॉल को कसकर लपेट लिया। आदित्य के कदम तेज हो गए, जैसे वो किसी अनजान चीज से आगे निकल जाना चाहता हो। अचानक रास्ते पर एक टूटी हुई गाड़ी दिखी, पुरानी, जली हुई। आदित्य के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बिना कुछ कहे आगे बढ़ना चाहा, लेकिन मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम ठीक तो हो? उसने पूछा। आदित्य का हाथ ठंडा था। उसने धीरे से कहा, ये जगह मुझे पहचानती है। मीरा ने उसकी ओर देखा, हैरान। क्या मतलब?
आदित्य ने आंखें बंद कर लीं। पहली बार उसे लगा कि अब सच को और दबाया नहीं जा सकता। लेकिन वो सच सिर्फ उसका नहीं था, वो इस रास्ते से जुड़ा था, इस गांव से, और शायद मीरा से भी। आकाश में बादल और गहरे हो गए, हवा ने दिशा बदली, और उस अनजान रास्ते पर जहां नक्शे बेकार हो जाते हैं, आदित्य का छुपा हुआ सच धीरे धीरे सांस लेने लगा, खुलने को तैयार, और उतना ही खतरनाक जितना अब तक दबा हुआ था। आगे मौत का डर, पीछे वो रहस्य जो पीछा नहीं छोड़ता। आकाश पूरी तरह ढक चुका था। बादल इतने नीचे उतर आए थे कि लगता था पहाड़ों से टकराकर फट पड़ेंगे। हवा अब सिर्फ ठंडी नहीं थी, उसमें चेतावनी थी। आदित्य और मीरा उस जली हुई गाड़ी के पास से आगे बढ़ चुके थे, लेकिन उसका असर उनके साथ चल रहा था, जैसे कोई परछाई जो धूप में भी साथ न छोड़े। मीरा बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। ये रास्ता पीछे वैसा नहीं दिख रहा जैसा आया था, उसने धीमे से कहा। आदित्य रुका। उसने भी मुड़कर देखा। जहां से वे आए थे वहां अब धुंध थी, घनी, अपारदर्शी, रास्ता जैसे निगल लिया गया हो। शायद धुंध है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, ये धुंध नहीं है, ये कुछ और है। वे आगे बढ़े, लेकिन हर कदम के साथ ये एहसास गहराता गया कि लौटना अब उनके हाथ में नहीं है। रास्ता संकरा होता गया, चट्टानें पास आती गईं। नीचे गहरी खाई थी जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता था, न अंधेरा न गहराई का अंत। आदित्य के भीतर डर उठने लगा। उसने बहुत बार जोखिम लिए थे, लेकिन ये अलग था। ये रास्ता जैसे उनके फैसलों को परख रहा हो। उसने मीरा की ओर देखा। उसके चेहरे पर डर था, पर उससे ज्यादा एक अजीब सी दृढ़ता। अगर हमें रुकना पड़े तो? मीरा ने पूछा। आदित्य ने बिना रुके कहा, तो भी ये रास्ता नहीं रुकेगा। हवा में अचानक एक गूंज उठी, किसी आवाज जैसी, पर शब्द नहीं। मीरा का दिल बैठ गया। तुमने सुना? आदित्य ने सिर हिलाया। हां, जैसे कोई नाम ले रहा हो। मीरा का गला सूख गया। उसे लगा जैसे उस आवाज ने उसके भीतर किसी भूले हुए डर को जगा दिया हो। उसने आदित्य का हाथ थाम लिया। इस बार आदित्य ने हाथ नहीं खींचा। थोड़ी दूर आगे एक मोड़ था। जैसे ही वे मुड़े, सामने रास्ता टूटा हुआ मिला। जमीन धसी हुई थी और आगे जाना असंभव लग रहा था। नीचे वही खाई, अब और भी भयावह। हम फंस गए हैं, मीरा ने घबराकर कहा। आदित्य ने चारों ओर देखा। पीछे धुंध, आगे खाई, ऊपर चट्टानें। उसने पहली बार साफ महसूस किया, ये रास्ता उन्हें परख रहा है। नहीं, उसने कहा, ये हमें चुनने को मजबूर कर रहा है। मीरा उसकी ओर देखती रही। किसे चुनने को? आदित्य ने गहरी सांस ली। डर को या सच को? मीरा की आंखें फैल गईं। तुम क्या कहना चाहते हो? आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ये रास्ता तभी खुलता है जब पीछे छोड़ा हुआ सामने आ जाए। उसी पल हवा तेज हुई। धुंध में कुछ आकृतियां बनने लगीं, टूटी हुईं, हिलती हुईं। मीरा ने देखा तो उसका शरीर सुन्न हो गया। उसे अपनी जिंदगी के कुछ दृश्य दिखने लगे। वो दिन जब उसने सब कुछ छोड़ दिया था, वो चेहरा जिससे वो भागी थी, वो गलती जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? उसने कांपती आवाज में पूछा। आदित्य ने उसे थाम लिया। क्योंकि तुम भागती रहीं और मैं छुपाता रहा। मीरा ने उसकी ओर देखा। तो ये तुम्हारा भी है? आदित्य की आंखों में पश्चाताप था। हां, ये रास्ता मेरा भी है। धुंध में एक आकृति और साफ हुई। वही जली हुई गाड़ी, वही रात, वही बारिश। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे वो फिर वहीं खड़ा है। उसने मीरा से नजरें चुराईं। अगर मैंने तब सच कहा होता तो शायद आज ये सब ना होता। मीरा का दिल तेज धड़क रहा था। तब क्या हुआ था आदित्य? आदित्य ने पहली बार पूरा वाक्य बोला, बिना तोड़े, बिना भागे। एक हादसा, एक आदमी मरा, और मैं वहां था। शब्द गिरते ही जैसे रास्ता थर्रा गया। चट्टानों से कंकड़ गिरने लगे। खाई से एक गहरी आवाज आई, गूंजती हुई, असीम। मीरा ने हाथ कसकर पकड़ लिया। और तुम भाग गए? आदित्य ने सिर झुका लिया। हां। कुछ पल के लिए सब स्थिर हो गया। फिर धुंध थोड़ी छटी। मीरा ने गहरी सांस ली। उसके भीतर डर था, लेकिन उससे बड़ा कुछ और, समझ। तो ये रास्ता तुम्हें लौटने नहीं देगा, उसने कहा, जब तक तुम स्वीकार नहीं करते। आदित्य ने उसकी ओर देखा,
और अगर स्वीकार करने का मतलब सजा हुआ तो? मीरा की आवाज शांत थी। तो शायद वही मुक्ति होगी। हवा थमी। सामने टूटा हुआ रास्ता जैसे थोड़ा बदल गया। अब पूरी तरह बंद नहीं था। एक संकरा सा पथ उभर आया, खाई के किनारे किनारे, खतरनाक लेकिन मौजूद। आदित्य ने आगे कदम रखा। हर कदम मौत के करीब लग रहा था, लेकिन पीछे मुड़ने का विकल्प अब था ही नहीं। मीरा उसके पीछे चली। उसके मन में भी अपना रहस्य था, जो उसने अभी तक नहीं बताया था। उसे एहसास हुआ कि ये रास्ता सिर्फ आदित्य का सच नहीं मांग रहा, उसका नंबर भी आने वाला है। जब वे उस संकरे पथ पर आगे बढ़े, पीछे धुंध फिर गाढ़ी हो गई। वो गांव, वो जली हुई गाड़ी, वो छुपा हुआ अतीत, सब पीछे नहीं छूटा था। वो पीछा कर रहा था। और आगे सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक अनजान अंत। इस रास्ते पर लौटना मना नहीं था, ये असंभव था। और जो आगे था, वो सिर्फ जिंदगी या मौत का सवाल नहीं था, बल्कि इस बात का कि वे अपने सच के साथ जी पाएंगे या उसी में खो जाएंगे। जब असली पहचान सामने आती है, तो तय होता है कौन यात्री था और कौन मंजिल। संकरे पथ पर हर कदम एक परीक्षा था। नीचे खाई की गहराई दिखाई नहीं देती थी। बस ठंडी हवा ऊपर उठकर ये याद दिला रही थी कि एक चूक सब कुछ समाप्त कर सकती है। आदित्य आगे था, मीरा उसके पीछे। दोनों के बीच अब कोई औपचारिक दूरी नहीं थी, सिर्फ साझा डर और साझा सच्चाई का बोझ। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता अचानक समतल होने लगा। धुंध छटने लगी, जैसे किसी ने पर्दा धीरे धीरे हटा दिया हो। सामने खुला मैदान था, सूखा पर साफ। बीचों बीच एक पत्थर खड़ा था, ऊंचा और चिकना, जैसे किसी ने जानबूझकर रखा हो। उस पर कोई लिखावट नहीं थी, फिर भी आदित्य को लगा कि वो पत्थर उससे बात कर रहा है। वेलुके। हवा अब शांत थी। पहली बार इस सफर में ऐसा लगा कि रास्ता उनसे कुछ छीन नहीं रहा, बस इंतजार कर रहा है। मीरा ने चुप्पी तोड़ी। शायद यहीं तक था डर। आदित्य ने पत्थर की ओर देखते हुए कहा, या शायद यहीं से डर का सामना शुरू होता है। मीरा ने धीरे धीरे बैग खोला। उसकी डायरी बाहर आई, वही पुरानी, जिसके पन्ने उसने इतने समय से बंद रखे थे। उसने उसे खोला। हवा ने कुछ पन्ने पलट दिए और एक जगह आकर रुक गई। मीरा की आंखें भर आईं। अब मेरी बारी है, उसने कहा। आदित्य ने उसकी ओर देखा, बिना टोके। मीरा की आवाज स्थिर थी, पर भीतर तूफान था। मैं किसी से भागकर नहीं आई थी, मैं खुद को छोड़कर आई थी। उस दिन जब सब कुछ टूट गया, तब मैंने सच को बदल दिया। मैंने किसी और को दोष दिया, और वही दोष आज तक मेरे पीछे चलता रहा। आदित्य ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ हिल गया। तो तुम भी? मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने एक हादसे से भागकर रास्ता चुना, और मैंने एक झूठ से भागकर। कुछ पल दोनों चुप रहे। मैदान में सन्नाटा था, लेकिन अब वो भारी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सच कहे जाने के बाद हवा भी हल्की हो गई हो। अचानक पत्थर के पीछे से वही बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, वही शांत आंखें, वही स्थिर चेहरा। आदित्य चौंका। आप? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जो हर ऐसे रास्ते के अंत में होता हूं। मीरा ने हिम्मत करके पूछा, तो ये सब क्या था? बूढ़े ने चारों ओर देखा। ये सफर नहीं था, ये आईना था। तुम दोनों यहां इसलिए पहुंचे क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे की जरूरत थे। आदित्य ने धीमे से कहा, जरूरत? किस लिए? सच के लिए, बूढ़े ने जवाब दिया। अकेले आदमी सच से डरता है, दो लोग उसे बांट सकते हैं। हवा में हल्की रोशनी फैलने लगी। मैदान अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा कुछ देर पहले। आदित्य ने महसूस किया कि उसके भीतर वर्षों से जमा अपराध बोध पहली बार ढीला पड़ रहा है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वे आंसू डर के नहीं थे, स्वीकृति के थे। तो अब? मीरा ने पूछा। बूढ़े ने कहा, अब तुम तय करोगे, बाहर की दुनिया में लौटकर अपने सच के साथ जीना, या यहीं रुककर उस बोझ से मुक्त हो जाना। आदित्य और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा। उस नजर में सवाल नहीं थे, सिर्फ निर्णय। आदित्य ने आगे कदम रखा। मैं लौटूंगा। मीरा ने भी कहा, मैं भी। बूढ़े ने सिर हिलाया। तो समझ लो, सफर खत्म नहीं हुआ, बस उसका अर्थ बदल गया है। अचानक हवा चली, मैदान धुंध में घिर गया। जब धुंध हटी, तो आदित्य और मीरा एक साधारण से पहाड़ी रास्ते पर खड़े थे।
पीछे वही पहाड़, वही पेड़, लेकिन वो अजीब गांव, वो खाई, वो पत्थर, सब गायब। मीरा ने गहरी सांस ली। तो क्या ये सब? आदित्य मुस्कुराया, पहली बार बिना बोझ के। सच था, और सपना भी। वे साथ साथ चलने लगे। अब रास्ता नक्शों में दर्ज था, पर उनके भीतर कुछ ऐसा बदल चुका था जिसे कोई नक्शा नहीं दिखा सकता था। आदित्य जानता था कि उसे अपने किए का सामना करना होगा। मीरा जानती थी कि उसे अपने झूठ को ठीक करना होगा। डर अभी भी था, लेकिन अब वो रोकने वाला नहीं रहा, वो दिशा देने वाला बन गया था। चलते चलते मीरा ने कहा, तुम जानते हो, उस रास्ते पर अगर मैं अकेली होती? आदित्य ने बात पूरी की, तो शायद कभी सच तक नहीं पहुंचती। दोनों मुस्कुराए। उस अनोखे सफर का अंत हो चुका था, लेकिन असली शुरुआत अब थी। अब वे ये समझ चुके थे कि यात्री कोई और नहीं, वे खुद थे, और मंजिल वो सच जिसे स्वीकार करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। और जब सच सामने आ जाता है, तब रास्ते खत्म नहीं होते, तब इंसान शुरू होता है।